नमस्ते सभी को। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हर हफ्ते मैं इन्वेस्टमेंट पे कोई ना कोई वीडियो डालता रहूंगा, जिससे हम सब जो जुड़े हैं इस मुहिम से कि एक दूसरे को फाइनेंशियली हम फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ लेकर चलें, उसमें फायदा हो। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फाइनेंशियल टर्म्स जो आपको हेल्प करेंगे, टर्म्स दैट विल हेल्प यू इन सिलेक्शन ऑफ अ स्टॉक। स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए आपको जो टर्म्स आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे आपका निर्णय लेने में, ऐसे कुछ टर्म्स, जिसमें से पहला टर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है या कितना कैपिटल है। अब आप ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये आप कैलकुलेट करते हैं शेयर प्राइस। इट इज बेस्ड कंपनी ऑन इट्स करंट शेयर प्राइस एंड टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स मल्टीप्लाई करने का, किसको? करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी के एक शेयर को मल्टीप्लाई करने का नंबर ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। सो प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, दैट विल गिव यू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तीन टाइप की कंपनी होती है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ या उससे ज्यादा है उसको हम कहते हैं लार्ज कैप। इसके लिए एक और नाम है ब्लू चिप कंपनीज। जब भी हम बिगिनिंग में इन्वेस्ट करते हैं, बिगिनर्स होते हैं हम, तो सबको यही सलाह दी जाती है कि ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि कोई भी बड़ी अगर समस्या आती है, कोरोना जैसा कोई संकट आता है या कोई रिसेशन आ जाता है, तो छोटी कंपनियां सरवाइव नहीं कर पाती, वो डूब डूब जाती हैं, उनके ऊपर कर्जे ज्यादा होते हैं। पर ये ब्लू चिप कंपनी जो है ये सरवाइव कर जाती है। तो आप अपने पैसे हमेशा उसमें डालने चाहेंगे जो सरवाइव कर सके। जैसे यहाँ पे फॉर इंस्टेंस 20 मिलियन शेयर्स है एक कंपनी के। 20 मिलियन यानी 20 के आगे 6 जीरो, और मल्टीप्लाई बाय कर दिया हमने उसको, नंबर प्राइस उसका था 100, तो 200 करोड़ रुपए कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यूएशन, उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आया। तो जो भी कंपनी 10,000 करोड़ या उससे ज्यादा की है उसको हम बोलेंगे लार्ज कैप, और जो भी 2,000 से लेके 10,000 करोड़ के बीच की है उसको बोलेंगे मिड कैप, और 2,000 करोड़ से भी जो छोटी कंपनी है उसको हम बोलेंगे स्मॉल कैप। देखिए, जो मिड कैप है, जो 2,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ के बीच की कंपनी है, इसमें क्या होता है, इसमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि ये कंपनियां डूब भी सकती हैं जल्दी अगर रिसेशन जैसा आ गया तो। पर इसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक मिड कैप कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी जल्दी बन सकती है, और एक लार्ज कैप कंपनी और लार्ज कैप थोड़ी ना बन पाएगी जल्दी। एक बार जब ग्रोथ हो गया, जैसे बच्चा होता है, एक बार बड़ा हो गया तो फिर कोई तो उसका रुकने का पॉइंट आएगा। वैसे थियोरेटिकली किसी भी कंपनी के रुकने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हर कंपनी कहीं ना कहीं पे तो आगे रुक ही गई है। तो इसके लिए मिड कैप में थोड़ा सा रिवॉर्ड भी ज्यादा है, थोड़ा सा रिस्क भी ज्यादा है। लेकिन इनिशियल लेवल पे हम मिड कैप से दूर रहें, एक बार हमें थोड़ा सा सेंस आ जाए सारी चीजों का, उसके बाद हम मिड कैप और स्मॉल कैप कभी देखे भी नहीं। स्मॉल कैप बाद में देखे, ये मेरी आपको सलाह होगी। दो कंपनियां यहाँ पे मैंने ढूंढी हैं जिनको हम कंपेयर करेंगे। उसमें से एक है डाबर इंडिया। 150 साल पुरानी कंपनी है ये। सभी को पता है इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, डाबर का डाबर च्यवनप्राश, डाबर शिलाजीत गोल्ड, और डाबर के डाबर का वो जो टूथपेस्ट आता है, टूथपेस्ट तो नहीं आता, टूथपेस्ट भी आता है। तो एक आयुर्वेदिक और पर्सनल केयर का सेक्टर है इसका, ठीक है, पर्सनल केयर का सेक्टर। तो इसमें ये बहुत सालों से कंपनी, लगभग लगभग 150 सालों से ये कंपनी है, आजादी के पहले से। तो इस कंपनी की मार्केट अगर हम इसका देखें, इसके अगर हम वैल्यूएशंस पे जाएं, तो इसका देखिए मार्केट कैपिटल है 78,000 करोड़। ये करोड़ में होता है, रुपीज इन करोड़। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। वहीं दूसरी कंपनी मैंने ढूंढी है बजाज कंज्यूमर। तो बजाज कंज्यूमर के अगर हम वैल्यूएशंस पे जाएं, अगर जस्ट अ सेकंड, अगर हम बजाज कंज्यूमर पे जाएं तो बजाज कंज्यूमर, उसके अगर मैं जाऊं वैल्यूएशंस पे, तो उसके वैल्यूएशंस अब देख सकते हैं कि वो 2,000 करोड़ की कंपनी है। सस्ती मतलब मिड कैप कंपनी है। और डाबर इंडिया जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर होती है, ईपीएस। अर्निंग पर शेयर मतलब क्या कि एक एक शेयर पे आपने कितने रुपए की कमाई की, जैसे नाम है ना पर शेयर, पर यानी क्या होता है अर्निंग अपॉन शेयर। तो इट इज बेसिकली अर्निंग्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द शेयर।
ठीक है, तो एक शेयर पे आपने कितने रुपए, और वो लास्ट 12 मंथ्स पे कैलकुलेट होता है, पिछले 12 महीने की अर्निंग। इसके लिए उसे कहते हैं टीटीएम, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। तो अब ये आप ऐसे किस अलग अलग सेक्टर का अलग अलग होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, तो आप दो कंपनी में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम फिलहाल डाबर और बजाज कंज्यूमर को कंपेयर कर रहे हैं, तो इनके अगर हम वैल्यूएशन में चेक करें तो अर्निंग पर शेयर किसका ज्यादा है, आप चाहेंगे वो ज्यादा से ज्यादा ही हो। ये डाबर है ना, डाबर का जो ईपीएस है वो 6 रुपए है, और बजाज का जो ईपीएस है वो है 15 रुपए। तो फिलहाल तो बजाज ही लीड कर रहा है हमारे रिसर्च में, जो हम एक छोटा सा रिसर्च कर रहे हैं। तीसरी चीज होती है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, तो डिविडेंड जो होता है वो होता है कंपनी का, कंपनी जो होती है वो प्रॉफिट करती है, कंपनी बिजनेस करती है, बिजनेस करने पे प्रॉफिट करेगी, प्रॉफिट करने पे वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है, कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग्स, बट इट इज डिसाइडेड एंड मैनेज्ड बाय कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो हमने डिसाइड करते, डिसाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, लेकिन हाँ शेयर होल्डर्स को उसका ये करना पड़ता है, उसको पास करना पड़ता है, तो ही वो पास होता है। और ये मैंडेटरी नहीं है, ये बाध्य नहीं है कोई कंपनी आपको डिविडेंड देने के लिए। कंपनी चाहे तो बोले कि नहीं मैं अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करूंगी, और री इन्वेस्ट करके कंपनी को और ग्रो करूंगी, तो आप ऐसे कुछ कर नहीं सकते। कंपनी के मर्जी के ऊपर है, वो चाहे तो डिविडेंड दे चाहे तो ना दे। जैसे मुझे लगता है शायद एप्पल ने कभी डिविडेंड आज तक नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि उनका शेयर का प्राइस ही इतना बड़ा, बिना डिविडेंड दिए भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इतना प्रॉफिट उसमें मिला। अगर कंपनी कह रही है कि वो डिविडेंड नहीं देगी और री इन्वेस्ट कर रही है, और कंपनी सच में ग्रो कर रही है, तो ये चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर वो लोग कह रहे हैं, उसके मैनेजर्स कह रहे हैं कि नहीं हम कंपनी के डिविडेंड नहीं देंगे, री इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है कंपनी की, तो ऐसी कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। इनफैक्ट जिनको मैं जिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बार बार जिनका जिक्र होगा, बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आपको ऐसी कंपनी ही सिलेक्ट करनी चाहिए जिसका एक लंबा और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डिविडेंड देने का। और उन्होंने उस जमाने में 1970 के आसपास उन्होंने कहा था कि 20 साल, आज 2020 में मैं कहता हूँ कि 15 साल भी अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो एक अच्छी कंपनी है। और कोई कोई तो ये भी कहते हैं कि 10 साल भी दिया तो भी बहुत है। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने सालों तक डिविडेंड दिया गया है। ये है डाबर का। डाबर ने डिविडेंड 2001 से दिया, तो लगभग 20 साल तो डाबर ने दिया हुआ है। जो लेकिन जो बजाज कंज्यूमर है, बजाज कंज्यूमर का मैंने अभी यहाँ पे मैं आपको शायद दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने उसका चेक किया था, ये 2014 तक तो है। ये मुझे लगता है 2001 तक ही ये दे पाए हैं, इसके पहले ये कंपनी शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये कंपनी जो नो मार्क्स क्रीम आपने देखा होगा, बजाज आलमंड हेयर ऑयल देखा होगा, वो सारी कंपनी जो है वो सारे हेयर केयर और स्किन केयर, बेसिकली दो में ये कंपनी है। तो इसके पहले कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इसने 2011 से डिविडेंड देना शुरू किया है, और काफी अच्छा परसेंटेज भी दिया। तो ठीक है, 10 लगभग 9 साल का रिकॉर्ड है, सो इट इज नॉट अ बैड रिकॉर्ड। बहुत अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है, बट इट इज नॉट ऑल्सो बैड रिकॉर्ड। हम इसको बाय करने का कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल डाबर से सिर्फ एक ही पॉइंट में पीछे की ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड देने का कम है। दूसरा अच्छा डिविडेंड जो दिया जाता है वो कहते हैं कि हम आपको 300% डिविडेंड देंगे। तो 300% वो किसका देते हैं, 300 रुपए नहीं देंगे वो आपको देंगे 300% ऑफ फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फेस वैल्यू क्या होता है, दी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक। तो जो पहला जो सबसे ओरिजिनल कॉस्ट था, जैसे डाबर का ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फेस वैल्यू देखेंगे तो 1 रुपीज है, तो अगर वो कहते हैं वो आपको देंगे 300% ऑफ डिविडेंड, सो दैट मीन्स 300% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब 300% ऑफ 1 रुपीज, तो बेसिकली वो आपको देंगे 3 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे वो दिया जाता है। तो ये भी देख लेते हैं कि डिविडेंड परसेंटेज किसका ज्यादा है। और हमने देखा था वैसे तो, इसका जो देखा था डाबर का आप देखिए यहाँ पे 300% है, और बजाज का मुझे लगता है 1400 या ऐसे कुछ तो था। हाँ ये देखिए 1400%, 1200%, 3-4 साल का, और डाबर का हर साल का उतना ही रहा है, 300% ऐसे वो रहा है, 300% के आसपास। वैल्यूएशन में देखते हैं, ये रहा।
1400% और डाबर का 300%, तो 1400%। तो डिविडेंड का परसेंटेज भी ज्यादा है, यानी कंपनी भले डिविडेंड कम सालों के लिए दिया पर ज्यादा कम डिविडेंड दिया है, और इसका ईपीएस भी अच्छा है। मार्केट कैपिटल थोड़ा कम है, थोड़ा रिस्की है, लेकिन फिर भी एक फेमस ब्रांड है। अगर आप देखें कि ये भले ये कंपनी बजाज की छोटी है, लेकिन बजाज कोई छोटा ब्रांड नहीं है। तो यहाँ वहां से कुछ हुआ तो जो बजाज की बाकी कंपनी है, यहाँ पे है ना दो चीजें, यहाँ पे स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन क्या है, ये खाली इस कंपनी का, और खाली बजाज कंज्यूमर का। और कंसोलिडेटेड जो भी उसकी सब्सिडियरीज होती है। तो वैसे तो बजाज इसकी सब्सिडियरी नहीं है, बजाज कंज्यूमर की सब्सिडियरीज नहीं है, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि बजाज एक बड़ा नाम है, एक बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है वो पूरा, और ऐसे वो कंपनी को डूबने नहीं देगा अपनी मिड कैप, भले मिड कैप क्यों ना हो। तो मिड कैप का जो रिस्क है यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि है। और जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि फिलहाल डाबर एक ही चीज में आ गई कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड लंबा है, और कोई उसका अच्छा यहाँ पे पॉइंट है नहीं। और डिविडेंड यील्ड क्या होता है, तो डिविडेंड यील्ड सिंपल है, डिविडेंड यील्ड है डिविडेंड डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो अगर कंपनी ने दिया आपको 10 रुपए डिविडेंड और कंपनी का प्राइस है 1000 रुपए, तो 1/100 यानी बेसिकली 1%, 0.01, दैट विल बी योर डिविडेंड यील्ड। उसके उल्टे को कहते हैं प्राइस अपॉन डिविडेंड रेशियो। फेस वैल्यू तो हमने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस अपॉन अर्निंग रेशियो। ये आपको ये जानने में मदद करता है कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब महंगा, उसकी वैल्यू हम ज्यादा दे रहे हैं क्या, ठीक है, महंगा। और अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि वो सस्ते में मिल रहा है, सस्ता। तो ईपीएस प्राइस पर अर्निंग क्या होता है, अगर किसी का प्राइस पर अर्निंग है 10 रुपीज 10, तो इसका मतलब उसका प्राइस है 10 टाइम्स इट्स अर्निंग। यानी अगर वो कमा के आपको दे रहे हैं साल भर में 1 रुपए 12 महीने में, तो वो आपको मिलेगा कितने का, 10 रुपए का, ठीक है। यानी वो 10 गुना महंगा आपको, अर्निंग से 10 गुना पे वो आपको मिल रहा है। तो अब ये हर एक का अलग अलग होता है, हर इंडस्ट्री का अलग होता है। किसी इंडस्ट्री के शेयर सस्ते में मिलते हैं, किसी इंडस्ट्री के शेयर महंगे में मिलते हैं। तो आपको इंडस्ट्री पी से कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि स्टॉक जो है वो सस्ता है या महंगा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, वैसे जनरली जो ये है डाबर है, डाबर ओवर वैल्यूड ही होता है। डाबर कहाँ गया, देखें जरा। डाबर का पी है 66 और इंडस्ट्री का जो पी है वो है 63, 66 भी नहीं 67 है, और ये 64 के आसपास है। तो ये अपने इंडस्ट्री के बाकी शेयर से थोड़ा सा महंगा है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा महंगा है। और वही बजाज कंज्यूमर का अगर मैं देखूं तो इंडस्ट्री पी 63 और ये कितने पे है, इसका पी है 9, तो काफी सस्ते में मिल रहा है कंपेयर टू इंडस्ट्री। तो ये फिलहाल एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसकी अर्निंग भी इसने अच्छी दी है, लेकिन सस्ते में ये बिक रहा है। तो ये फॉर श्योर यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि इसका देखिए अर्निंग भी ज्यादा है और प्राइस भी कम है। आप देख सकते हैं ना कि ये 150 रुपए का था और वो 400 रुपए का था, और वो मेरे ख्याल से कुछ 8 रुपए की कमाई थी, इसकी 15 रुपए की कमाई है। तो फिलहाल सिर्फ एक पॉइंट में हमारा डाबर आगे था, वो लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड। बाकी ये वाले पॉइंट में भी बजाज कंज्यूमर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा देखें कि बीटा क्या होता है। तो बीटा जो होता है वो बेसिकली होता है आपका, ये नापता है कि वोलेटिलिटी कितनी है स्टॉक की, स्टॉक कितना वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब कि मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ वो उतार चढ़ाव कितना दिखा रहा है। बीटा इज न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मेजर्स फ्लक्चुएशंस ऑफ अ स्टॉक या रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ स्टॉक। तो अगर किसी का फॉर एग्जांपल अगर उसका 1.3 है किसी स्टॉक का बीटा, तो इस 1.3 को अगर मार्केट उस दिन मूव किया 10% से, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। थियोरेटिकली स्टॉक इज 30% मोर वोलेटाइल, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 13%। तो अगर मार्केट 10% मूव हुआ, मार्केट यानी बेसिकली निफ्टी 50 या सेंसेक्स। निफ्टी 50 क्या होता है, निफ्टी यानी नेशनल 50, जो टॉप 50 के 50 कंपनियां हर एक सेक्टर की, उनको मिला के एक ग्रुप है जिसको निफ्टी 50 कहते हैं। तो अगर ये 10% मूव हुआ तो जो 1.3 बीटा का स्टॉक है वो 13% तक मूव होगा। और अगर ये 0.7 होता है इसका बीटा, तो 0.7 इंटू 10 यानी 7%, यानी जब मार्केट मूव होता है 10%, स्टॉक मूव होता है 7%, यानी लेस वोलेटाइल। तो बीटा जो है वो बेसिकली 1 के अंदर होगा। अगर बिलो 1 होगा बीटा,
तो हम बोलेंगे लेस वोलेटाइल, यानी वो ज्यादा स्थिर स्टॉक है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। और इफ बीटा इज ग्रेटर देन 1 तो हम बोलेंगे इट इज मोर वोलेटाइल। अब ये तो इन्वेस्टर पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या चाहता है, उसको वोलेटिलिटी ज्यादा चाहिए या नहीं चाहिए, वो उतना रिस्क ले सकता है कि नहीं, वो कितने टाइम में स्टॉक बेचने वाला है। फिलहाल यहाँ पे बीटा की अगर मैं वैल्यू देखूं तो यहाँ पे बीटा दिया हुआ नहीं है। फिर यहाँ पे तो बीटा दिया हुआ नहीं है, लेकिन ज्यादा वोलेटाइल ये दोनों भी स्टॉक्स नहीं है। और मेरे ख्याल से सेलफोन में वो दिखाता है इसका बीटा कितना है। इंडस्ट्री, पीएस, डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू में नहीं दिया यहाँ पे बीटा। खैर, पर ये दोनों स्टॉक ज्यादा, जहां तक मुझे पता है ये ज्यादा, एक बार मैं सेलफोन में भी आपको चेक करके बता देता हूँ। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, तो आप दोनों में से किसी को भी, दोनों को इक्वल पॉइंट यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके आगे आते हैं बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू होता है कि कंपनी का जो बुक पे जो वैल्यू है, बुक यानी उसके जो अकाउंट्स बुक पे उसका जो वैल्यू है। अब अकाउंट्स पे कंपनी का वैल्यू क्या होता है? कंपनी का असेट्स माइनस कंपनी का लायबिलिटीज। असेट्स क्या होता है? थिंग्स दैट गिव मनी इन पॉकेट, वेरी सिंपल, जो चीजें पैसे देती हैं। मनी इन इज असेट्स एंड मनी आउट इज लायबिलिटीज। तो अगर कंपनी का जो बुक वैल्यू, कंपनी के पास टोटल पैसा कितना होगा, उसके जितने भी असेट माइनस लायबिलिटीज है वो उसकी बुक वैल्यू होगी, जितना पैसा उसके पास एक्चुअली है। ये हो गया कंपनी का बुक वैल्यू। अगर आपको शेयर का बुक वैल्यू चाहिए तो कंपनी के बुक वैल्यू को आप आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दीजिए, आपको बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर मिल जाएगा। ठीक है, और एक होता है प्राइस अपॉन बुक। देखिए, अगर कंपनी आपको अपने बुक वैल्यू पे मिल रही है तो मतलब वो कंपनी आपको काफी सस्ते में मिल रही है, उससे सस्ते में मिलना इतना आसान नहीं है, तो वो एक अच्छा बाय कंसिडर किया जाएगा, इट्स अ गुड बाय। लेकिन कंपनी जो है वो एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए जो, और अच्छी कंपनी से मेरा मतलब है लार्ज कैप हो। बेसिकली आप निफ्टी 50 की कंपनियां ले लें, वो सारी वैसी ही रहती है। ये सेंसेक्स की भी ले लेंगे तो भी चलेगा, निफ्टी 100 तक की लेंगे तो भी चलेगा, जो टॉप की 100 कंपनी है। तो ये अगर बुक वैल्यू पे आपको मिल रहा है तो वो एक बहुत ही अच्छा चांस होता है उसको खरीदने का। तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है प्राइस अपॉन बुक। अगर प्राइस अपॉन बुक आपका 1 है तो मतलब प्राइस इज इक्वल टू बुक हो गया। अगर प्राइस लेस देन बुक आ रहा है, यानी आपका पी अपॉन बी लेस देन 1 आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। थियोरेटिकली इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग, बट ऐसा मिलता नहीं है जल्दी। So the price to book ratio has been favored by value investors for decades, is widely used by market analysts. Traditionally, any value under 1 is considered a good price upon book value, indicating potentially undervalued. Undervalued मतलब सस्ते में मिल रहा है स्टॉक। However, value investors consider stocks with P upon B value 3. तो मैंने आपको बोला ये मिलना मुश्किल है 1, तो हम 3 के नीचे भी मिला, 3 के आसपास भी मिला तो उसको एक अच्छा बाय हमें समझना चाहिए। तो इनका देख लेते हैं दोनों का कितना है। डाबर का जो बुक वैल्यू है वो आ रहा है 25 और प्राइस अपॉन बुक आ रहा है 17, तो काफी महंगे पे मिल रहा है। और बजाज का प्राइस अपॉन बुक 4, ठीक है, यहाँ पे भी बजाज ही बाजी मार रहा है। तो फिर डिलीवरेबल्स या डिलीवरेबल वॉल्यूम। अब देखिए क्या होता है कि जब हम स्टॉक लेते हैं तो वो स्टॉक फटाक से हमारे अकाउंट में नहीं आ जाता है, उसके आने के लिए T+2 डेज लगते हैं। टी यानी जो जिस दिन पे ट्रेड हुआ है, +2 वर्किंग डेज, यानी बेसिकली 3 वर्किंग डेज लगते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में स्टॉक को लेके बेच देते हैं, उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक की डिलीवरी नहीं होती। डिलीवरी कब होती है? जब वो एक्चुअल एक पर्सन के अकाउंट में से दूसरे पर्सन के अकाउंट में वो स्टॉक जा रहा है, तो इसको कहते हैं डिलीवरी। जब एक्चुअली वो अकाउंट में इसने लेके एक ही दिन में बेचा नहीं, उसने उसको रख लिया अपने पास। तो ये चीज क्या दर्शाती है? अगर डिलीवरी बढ़ जा रही है, इफ डिलीवरी सडनली राइजेस, दिस मीन्स कि लोग सोच रहे हैं कि वो स्टॉक बुलिश है। बुलिश का मतलब है कि वो ऊपर जाने वाला है। हमेशा हम याद रखेंगे बुलिश मतलब ऊपर जाने वाला, बेरिश मतलब नीचे जाने वाला।
तो अगर वो बढ़ रहा है, अगर वो डिलीवरी का वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है, ये भी आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा उसका एवरेज डिलीवरी का वैल्यू कितना है और आज कितनी डिलीवरी हुई। जैसे मान लीजिए एवरेज उसका था 20%, 20% लोग उसको खरीद तो थे। कैसे होता है कि खरीदेंगे 100 लोग, लेकिन 100 लोग में से हो सकता है कि 50 लोग उसको आज के आज ही भेज दें और सिर्फ 50 लोग उसको डिलीवरी करके रखे। लेकिन कोई तो एक दिन आ गया जिस दिन 50 के 50 लोगों ने, 100 के 100 लोगों ने खरीदा, लेकिन 50 ने नहीं बेचा, सिर्फ 20 ने बेचा। यानी बचे जो 80 लोग हैं, 100 लोग थे, 100 में से 50 ने, पहले क्या होता था 50 खरीद रखते थे, डिलीवरी रखते थे और 50 जो थे वो सेल कर देते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि 100 में से 80 ने उसको डिलीवरी रखी और 20 ने उसको सेल कर दिया। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये 80 लोग कुछ तो जानते हैं जो हम नहीं जानते, या ये एक्सपेक्ट करें कि जो स्टॉक है वो ऊपर जाने वाला है, यानी वो बुलिश। तो ज्यादा डिलीवरी मतलब बुलिश। तो मैं एनएससी की वेबसाइट पे तो नहीं जा रहा हूँ, वो डिलीवरी डिलीवरी का क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों में से किसका ज्यादा है। इसका 50% है, बजाज का 50% है, जबकि इसका 47% है। यहाँ पे भी बजाज बाजी मार। तो इसके बाद हाँ, पुट अपॉन कॉल रेशियो पी अपॉन सी, पी बाय सी ऐसे उसमें आप देख सकते हैं। तो अब ये तो जब हम ऑप्शन चेन देखेंगे तब देखेंगे, पर हम याद रखेंगे कि पुट का मतलब होता है बेसिकली, अगर पुट ज्यादा है तो मतलब वो बेरिश है, लोग सोच रहे हैं वो गिरने वाला है, और अगर कॉल ज्यादा है तो मतलब वो बुलिश है, मतलब वो बढ़ने वाला है। ठीक है, पुट ज्यादा यानी बेरिश, कॉल ज्यादा यानी बुलिश। पी अपॉन सी क्या होता है? पुट अपॉन कॉल होता है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि पुट ज्यादा मतलब बेरिश, कॉल ज्यादा मतलब बुलिश। तो अगर वो बिलो वन है, बिलो वन, अगर ये रेशियो बिलो वन है, बिलो वन का मतलब क्या है कि सी बड़ा है और पी छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो traders are buying more call option than put options. It signals participants are betting on likely bullish trend. तो वो लोग बुलिश के बारे में सोच रहे हैं। और अगर ग्रेटर देन वन है तो हम मानेंगे कि वो बेरिश है, और अगर इक्वल है तो हम एक और चीज मानते हैं कि न्यूट्रल है, ना ये ऊपर जाने वाला है ना नीचे जाने वाला है। वैसे है, होता तो है नहीं ऐसा, पर थियोरेटिकली हम उसको न्यूट्रल मान सकते हैं। अच्छा, आखिरी जो चीज है वो है 52 वीक हाई और 52 वीक लो। तो 52 वीक का मतलब बेसिकली क्या होता है? 52 वीक का मतलब होता है एक साल। तो एक साल में जो उसने लो बनाया और एक साल में जो उसने हाई बनाया, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि भले स्टॉक किसी भी वैल्यूएशन पे मिले, अगर वो आपको 52 वीक हाई के आसपास मिल रहा है तो उसको ना खरीदने में ही समझदारी होती है। ऐसा क्यों होता है? ये तो अब क्यों नहीं होगा। देखिए, जो 52 वीक का जो लो है उसको हम मान सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस का काम करता है। 52 वीक, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलिए, अभी रब नहीं हो रहा तो भी 52 वीक जो हाई या लो है, तो 52 वीक लो या हाई क्या होता है? 52 वीक मतलब बेसिकली एक साल हो गया है ना। तो एक साल में जो लो बनाया उसने या एक साल में जो हाई बनाया उसने, उसको हम बोलेंगे 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई। अब इसमें क्या होता है कि जो 52 वीक लो या 52 वीक हाई है, वो एक्ट करता है सपोर्ट एंड एज रेजिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि वो एक कुशन की तरह एक्ट करता है, उससे ज्यादा नीचे शेयर नहीं जाता है। और रेजिस्टेंस यानी वो एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, उससे ऊपर स्टॉक नहीं जाता है जल्दी,
कोई बैड न्यूज हुई तो बात और है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे डाबर की, तो डाबर का हम देखेंगे यहाँ पे अगर ऊपर चार्ट्स में ही, तो 52 वीक का जो है वो ये रहा बैंड। तो इसका जो पूरे साल में इसका सबसे लोवेस्ट था 380 के आस 375 के आसपास था, और हाईएस्ट 525 के आसपास था। अभी ये बीच में चल रहा है, मोर इट इज ऑन दी हायर साइड। तो ठीक है, ज्यादा नीचे जाने के भी इक्वल चांसेस है और ऊपर आने के भी इक्वल चांसेस है। और बजाज कंज्यूमर का अगर हम देखें तो ये रहा, तो यहाँ पे रहे वो 52 वीक है, 52 वीक लो, तो 117 और 345, और वो अभी चल रहा है 150 के आसपास। तो काफी ज्यादा स्कोप ऊपर बढ़ने का, यहाँ पे सपोर्ट नजदीक है और रेजिस्टेंस काफी दूर है। तो यहाँ पे भी ये एक अच्छा बाय अपने को नजर आ रहा है। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था 52 वीक हाई और 52 वीक लो में, जो 52 वीक लो होता है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो 52 वीक हाई होता है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। इनके अलावा एक चीज आपको कंपनी की हमेशा और देखनी चाहिए, वो होता है कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट उसका इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। अगर डिक्रीज हुआ भी है तो उसमें कोई कारण है क्या ऐसा, वो भी आपको देखना चाहिए। अगर कारण है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, नेट प्रॉफिट 2020 में 221, 400, ये सब करोड़ में होता है। नेट प्रॉफिट 221 करोड़, 399 करोड़। तो ठीक है, 19 में और मार्च 19 में तो ज्यादा नहीं हुआ। जून 19, ये 4 साल का नहीं है ये हो सकता है। तो आपको 4 साल का दिखना चाहिए, कम से कम 5 साल का तो आपको देखना ही चाहिए। ये 2020 में थोड़ा कम हुआ है। इसका कारण हो सकता है कि जो लॉकडाउन हमारे यहाँ पे हुआ वो। बाकी आप एनुअल रिपोर्ट्स नीचे और डिटेल में अगर आपको चाहिए कि आपको रीड करना है, तो ये एनुअल रिपोर्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको डाउनलोड करना चाहिए, और सारे रिपोर्ट्स को अच्छे से, खासकर अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो आप अकाउंट्स कर रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए। इसका तो प्रॉफिट हम देख रहे हैं, ये किसका, डाबर का है ना। तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है, लेकिन 300 से 400 के बीच में ही रहा है। और बजाज का जो प्रॉफिट है, बजाज वैसे इतना ज्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं लगता दिखाता होगा। हाँ, 2020 में इसका प्रॉफिट काफी कम हुआ है, तो इसका कारण वही है, लॉकडाउन का कारण। बाकी प्रॉफिट अच्छा ही रहा है। यहाँ पे 59, यहाँ पे 59, 56, 48। थोड़ा यहाँ पे इसको नहीं गिरना चाहिए था, इसके पीछे का कारण देखना पड़ेगा। और अभी इसका प्रॉफिट तो मेरी आपसे ये, तो अभी यहाँ पे मैंने जो हमने जो चीजें देखी, उससे यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो डाबर है वो दो चीजों में अच्छा है। उसका जो डिविडेंड का यील्ड है, जो डिविडेंड का उसका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो अच्छा रहा है। उसने काफी सालों से डिविडेंड दिया है। और दूसरी चीज जो उसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है, वो उतना नहीं फ्लक्चुएट हुआ है जितना कि बजाज का हुआ है। अगर आप बजाज लेना भी चाहें तो ज्यादा समय के लिए उसको ना रखें। थोड़ा सा भी उसमें गेन आएगा तो उसमें से आप बाहर निकलने के बारे में सोचें। और आप अगर आप बजाज लेते हैं तो जो भी उसमें हलचल हो रही है उस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी, और आपको उस हिसाब से सब करना पड़ेगा। ठीक है। और आई होप कि ये जो वीडियो था, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गया, मेरा जो वन नोट है वो नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। लेकिन आई होप इस वीडियो में आप सबको मजा आया होगा, आप सबने काफी कुछ सीखा होगा। और अगर आपका आशीर्वाद और साथ रहा तो ऐसे ही अनेक वीडियोस हम बनाते रहेंगे, और हमारा जो सपना है फाइनेंशियल फ्रीडम का, और एक ना एक दिन उस सपने को हम सब मिलकर जरूर साकार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।